नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे अपने घर में और पढ़ाई पे मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन रिवर को हमने शुरू किया है टॉपिक को, जहाँ पे हम लोग हिमालय की नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग जान पाए, जहाँ पे हम लोग गंगा के मैदान के बारे में हम लोग जान पाए और पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में हम लोगों ने बात करी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे असम के मैदान की, जिसका संबंध ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, अब इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी लोकेशन पे ये प्रभावित हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। उससे पहले एक चीज़ समझें कि तिब्बत, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी इंडियन रिवर के, कि तिब्बत यानी कैलाश रेंज के तिब्बत में मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम होता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्वी भारत की ओर प्रवाहित होते हुए फाइनली असम, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है भारत के अंदर और कहीं ना कहीं वो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा दे रही है। इसके साथ में एक चीज़ ये भी समझिएगा कि जो असम का मैदान है, हालांकि ये उत्तर भारत के मैदान से अलग हो गया है, लेकिन काउंट इसी में किया जाता है भौगोलिक और संरचना दृष्टि के आधार पर, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के समय जो टैथिस सागर था, जब वहाँ पे गर्त रूपी बेसिन का निर्माण हुआ, गर्त रूपी बेसिन निर्माण के द्वारा जो वहाँ पे नदियाँ बनी, उनके द्वारा जो भी अवसाद लाए गए, उसके थ्रू कहीं ना कहीं असम के मैदान की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग डायग्राम की मदद से समझेंगे कि मानसरोवर झील से जो ब्रह्मपुत्र नदी जब निकल रही है, तो उसको अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश, इन जगह पे किस किस नाम से जाना जा रहा है। कल के लेक्चर में हम लोग ये भी जान पाए कि जो गंगा नदी है, जब वो 2 वितरिकाओं में बँट जा रही है पश्चिम बंगाल में, एक वितरिका कहलाती है भागीरथी और एक वितरिका कहलाती है हुगली नदी। हुगली नदी का निकास सीधा बंगाल की खाड़ी में हो जाता है और जो हमने भागीरथी नदी के बारे में बात करी, वो बांग्लादेश में जाके पद्मा कहला रही है। यानी गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहला रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो भागीरथी नाम से जानी जाती है। उम्मीद करता हूँ इतने पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर चुके होंगे और अपने एक अच्छे नोट्स बना चुके होंगे। और कोई भी आपके मन में डाउट रहे, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, तो हमारी टीम या मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि आखिरकार असम के मैदान का संबंध है किससे। आप लोगों ने इंडिया मैप आपके माइंड में विजुलाइज कर पा रहे होंगे, आप लोग एटलस लेके ज़रूर बैठिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग मेंशन करें कि तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिलने के बाद डेल्टाई मैदान का निर्माण करती है। आपने सुना होगा भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना। तो डेल्टाई मैदान का निर्माण करती है। फिर लिखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों से है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान को असम का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान को असम का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, यानी इंडियन रिवर के फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग जान पाए थे कि हिमालय पार की नदियों में हम लोगों ने देखा था कि ये लेक मानसरोवर है, लेक मानसरोवर झील है, जहाँ से नदियों का जो उद्गम हो रहा है, आप लोग जान पाए थे कि यहाँ से निकल जा रही है सिंधु नदी, और यहाँ से निकल जा रही है आपकी सतलज नदी, ठीक है। और यहीं से, इसी लेक मानसरोवर से एक नदी निकल रही है जो कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी।
तो जैसे कि हम लोग जान पाए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मानसरोवर झील से निकलते हुए पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है और फाइनली बांग्लादेश में अपना जल निकास कर रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तिब्बत में जो कैलाश रेंज है, यानी ये जो लेक मानसरोवर है ये तिब्बत में है। तिब्बत में कैलाश रेंज जो है वहीं से तिब्बत में कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है गाइज, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस ग्लेशियर का नाम पूछा गया है परीक्षा में, उस ग्लेशियर का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, चेमयांगदुंग ग्लेशियर, चेमयांगदुंग। चेमयांगदुंग ग्लेशियर, यानी इस ग्लेशियर से लेक मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्र नदी फाइनली प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और हमने एक चीज़ और जानी थी, इंडस सांगपो सुचर जोन हम लोगों ने पढ़ा था, यानी इंडस सांगपो सुचर जोन के नीचे ये प्रवाहित होती है। तो ITSZ कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थापित है। तो जब ये नदी चीन से होते हुए फाइनली आगे बढ़ रही है तो इसको, यानी चीन में इसको किस नाम से जाना जा रहा है, आप यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करेंगे। सॉरी, तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जान रहे हैं। इस पॉइंट को मेंशन कीजिएगा, तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, सांगपो नदी कहते हैं। किसको? इस ब्रह्मपुत्र नदी को। जब यही सांगपो नदी आगे प्रवाहित हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में कहला रही है, तो ये भारत में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करेंगे कि यहाँ पे जो एक पास है, एक दर्रा है, उसका नाम है मरियम ला पास। क्या नाम है? मरियम ला पास। मरियम ला पास, यानी मरियम ला दर्रे से, चेमयांगदुंग ग्लेशियर से लेक मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में कैलाश रेंज में है, वहाँ पे ये प्रवाहित हो रही है और आगे बढ़ रही है। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद ये जब भारत में प्रवेश कर रही है तो कौन से दर्रे से एंटर हो रही है, अब वो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक दर्रा है जहाँ से ये फाइनली भारत में एंटर हो जा रही है। इस दर्रे का नाम मेंशन करेंगे, यांग यापला दर्रा। क्या नाम है? यांग यापला पास। यांग यापला पास, यहाँ से एंटर होते हुए ये फाइनली नीचे की तरफ आगे बढ़ रही है। और यहीं पे इसको बोला जा रहा है सियोंग नदी। क्या बोल रहे हैं? यहीं पे इसको बोल रहे हैं सियोंग नदी, सियोंग रिवर। सियोंग रिवर के नाम से जानी जा रही है। उसके बाद जैसी आगे बढ़ती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग के नाम से जाना जा रहा है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसी आगे बढ़ती है, इसको असम में दिहंग, दिहंग रिवर के नाम से जाना जा रहा है। कहाँ पे? आप मेंशन करेंगे, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब जहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जैसे असम में एंटर करते हैं, असम में एंटर होने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जा रहा है। यानी अब ये नदी ब्रह्मपुत्र नाम से कहलाएगी। कहाँ पे? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाएगी। और इसके बाद जैसे ही आगे अपना जल लेके जाएगी, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, तो वहाँ पे ये जमुना कहलाएगी। जैसे ही बांग्लादेश में पहुँची, वहाँ पे ये जमुना, यमुना नहीं जमुना, है ना, तो बांग्लादेश में प्रवेश कर गई तो जमुना नाम से जानी जा रही है। फिर हमने पढ़ा था कि गंगा नदी जब आ रही है, दो वितरिकाओं में बट रही है, तो ये जो वितरिका आके जब यहाँ मिल जाती है, जिसको भागीरथी नदी कहा जा रहा था, है ना, याद आ रहा है? फरक्का, पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप दो वितरिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है गंगा नदी, एक हुगली और एक भागीरथी। जब ये भागीरथी नदी आके इससे मिल जाती है, तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। अब जब ये पद्मा आगे बढ़ रही है तो इससे आगे आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है मेघमा। और यही मेघमा नदी फाइनली जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। समझ पाए आप लोग? यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको इतने नाम से जाना जा रहा है
और इससे अलग अलग लोकेशन पे ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सियोंग, जमुना, पद्मा और मेघमा फाइनली जाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में जल निकास कर रही है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर। अब इसमें एक चीज़ समझिए, ये तो हो गई इसके बाएं तट वाली नदियाँ, यानी बाएं तट से आके इसको इसी नाम से जाना जा रहा है। मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कि तिब्बत के कैलाश रेंज में चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि मरियम ला दर्रा, इस नदी को मरियम ला दर्रा इस नदी को सिंधु नदी और सतलज नदी से अलग करता है। मरियम ला दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को सिंधु और सतलज नदी से अलग करता है और यह नदी तिब्बत में सिंधु सांगपो सुचर जोन ITSZ सिंधु सांगपो सुचर जोन से होकर गुजरती है तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हम लोगों ने माउंटेन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सबसे अरुणाचल प्रदेश के उत्तर साइड में नामचा बरवा नाम का माउंटेन हम लोगों ने देखा था। और लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि नामचा बरवा पर्वत के पास उत्तर पूर्व में ये मुड़ जाती है। नामचा बरवा पर्वत के पास उत्तर में ये मुड़ जाती है। फिर यांग यापला दर्रा के समीप यह दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, जहां इसे सियोंग नदी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यांग यापला दर्रा से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है, जहाँ पे इसको सियोंग नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद असम में सादिया से दिहंग तक, असम में, यानी अगर मैं बात करूं असम, अगर यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद असम के सादिया तक, यानी अगर यहाँ पे सादिया है मान लीजिए, असम के सादिया तक इसको दिहंग रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा इसमें, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद असम के सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। फिर मेंशन कीजिएगा कि सादिया से लेके असम के धुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मेंशन कीजिएगा कि धुबरी के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जहाँ इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। उसके बाद पद्मा फिर मेघमा नदी से मिलती है, जमुना नदी जाना जाता है। फिर लिखिएगा कि भागीरथी नदी यानी गंगा जब पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप दो वितरिकाओं में वितरित होती है, उनमें से एक शाखा भागीरथी नदी जमुना नदी से मिलने के बाद पद्मा नदी कहलाती है बांग्लादेश में। और इस पद्मा नदी फिर मेघमा नदी से मिलती है और अंततः मेघमा नदी का निकास बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने, यानी जो डायग्राम आप लोगों ने देखा उसको आपने अक्षरशः लिख लिया। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। अब जरा एक चीज़ समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से पहले यहाँ पे एक तैथिस सागर हुआ करता था। तो जब वहाँ पे नदियों के द्वारा निक्षेपण किया गया तो असम का मैदान अलग हो गया, यानी ये पूरा असम का मैदान कहला रहा है ना। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के मेघालय का पठार।
मेघालय का जो पठार है वो बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगर मैं आप लोगों को एक रफली डायग्राम दिखाऊं तो देखिए, ये आपका ये भारत हो गया, इधर नीचे वाला हिस्सा है ना। तो ये वाला जो जैसे मेघालय का पठार है ये पहले प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा था, लेकिन विखंडन के कारण जब ये इसका टूटन हुआ तो यहाँ पे एक गर्त रूपी बेसिन बन गया जिसको राजगारो हिल कहते हैं। राजगारो हिल यानी उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। मेघालय का पठार जो है ये हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र में बात करी थी। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जो ये वाला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र, इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि उत्तर पूर्वी भारत ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिमालय से संबंधित भूगर्भिक संरचनाएं प्रायद्वीपीय पठार के संबंधित भी, और यहाँ प्लिस्टोसीन हिमयुग मेंशन कीजिएगा इस पॉइंट को कि प्लिस्टोसीन हिमयुग के बाद निर्मित जलोढ़क मैदान से निर्मित संरचना यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी ये इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इसके बाद मेंशन करेंगे यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, मैंने क्या बोला, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय के क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान से संबंधित भूगर्भिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें इस लोकेशन पे देखने को मिलेंगी, असम के मैदान में देखने को मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जैव विविधता अच्छी खासी देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा। इसीलिए कह सकते हैं, आप लिखेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में विविधता अन्य किसी क्षेत्र से अधिक है, है ना। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा यहाँ पे समझिए कि ये तो हमने जाना कि ये इस नाम से जानी जा रही है। अब ये नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो यानी इधर वाला हिस्सा इसका दायां तट है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश कर गई है, जिसको सियोंग, दिहांग, ब्रह्मपुत्र इन नाम से जाना जा रहा है, अब इसके दाएं तट से आगे कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, एक बार उसको भी अपडेट कर लेते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूँ। देखिए, सबसे पहले एक नदी यहाँ पे आके मिल रही है जिसको बोल रहे हैं सुबनसिरी नदी। क्या बोल रहे हैं? सुबनसिरी रिवर, ये इसके दाएं तट से आके मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर मानस नदी मेंशन कीजिएगा। मानस नदी इससे आके मिल रही है दाएं तट से। नेक्स्ट पॉइंट तिस्ता नदी।
तिस्ता नदी भी इससे आके मिल जा रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसके दाएं तट से आके मिलने वाली नदियों में से एक है। और जो इसके इधर वाला लोकेशन है, जो आप ये सारा हिस्सा देख पा रहे हैं, इन सब को बोला जाता है असम का मैदान, जो आपका हेडलाइन है। ठीक है, ये सारा का सारा असम के मैदान के नाम से ये जाना जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके उत्तर पूर्वी भारत की नदियाँ जो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे हम लोगों ने डायग्राम के ऊपर डिस्कस किया, हमने यहाँ देखा कि ये नदी यहाँ प्रवाहित हुई और फाइनली जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसके नीचे मूव होंगे तो अब यहाँ से कौन सी नदियाँ शुरू होंगी और यहाँ से हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, माउंट अमरकंटक का नाम आप लोग जान रहे हैं। माउंट अमरकंटक है ना। माउंट अमरकंटक से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है महानदी। ध्यान दीजिएगा, महानदी माउंट अमरकंटक के दक्षिण में एक पठार पड़ेगा, आप लोग देखेंगे दंडकारण्य का पठार। अपने मैप में आप लोग देख सकते हैं दंडकारण्य का पठार, यानी माउंट अमरकंटक के दक्षिण में दंडकारण्य के पठार से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे एक ज़िला है सिहावा डिस्ट्रिक्ट। जहाँ से एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है महानदी। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोग रिवर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग इंडिविजुअल रिवर पे ही फोकस करें। जो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं तो उनको रिलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी बस रिवर की लोकेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन सी सहायक नदी है, किस लोकेशन पे बह रही है, किस नाम से जानी जा रही है, कहाँ है, क्या है ना। उसके बाद जो भी हम लोग जल विद्युत उत्पादन केंद्र पढ़ेंगे, जल संसाधन वाला मामला जो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने नहर सिंचाई प्रणाली वाले के ऊपर बात करी थी। वहीं पे जल विद्युत उत्पादन केंद्र, बांध कौन कौन से बनाए गए हैं, है ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये सारे आप एक क्लास में ही कवर कर लेंगे सारा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए इसके लिए। तो आपको पता लग गया कि माउंट अमरकंटक के दक्षिण में दंडकारण्य के पठार यानी सिहावा डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है महानदी। ठीक है, और अब ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। अब जैसे ही हम लोग पहले महानदी के बारे में बात करते हैं। ये महानदी ऐसे बह रही है तो इसका दायां तट ये, बायां तट ये। अब इसके बाएं तट से आके कौन सी नदी मिल रही है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली नदी का नाम लिखिएगा स्योमथ नदी। स्योमथ रिवर। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद हेस्ले रिवर। हेस्ले रिवर के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं मांड और इब रिवर। तो यानी महानदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो इसके बाएं तट से आके मिलती हैं, स्योमथ रिवर, हेस्ले, मांड और इब नदी। इसके दाएं तट से जो आके नदियां मिल रही हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जोंक। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जोंक रिवर। जैसे आगे बढ़ेंगे ओंग रिवर। ओंग के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो तेल रिवर, एक नदी का नाम है तेल नदी। ठीक है, तो यानी महानदी के संदर्भ में आपको इतने पॉइंट यहाँ पे जरूर ध्यान रखने हैं कि स्योमथ रिवर, हेस्ले रिवर, मांड, इब इसके बाएं तट से आके मिल रही हैं
दाएं तरफ से जोंक ओंग तेल, ये इसके दाएं तरफ से आके मिल रही हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करें। मैं बोल रहा हूँ अक्षरता, आप इसको नोट कर लीजिएगा। महानदी माउंट अमरकंटक के दक्षिण में दंडकारण्य पठार के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो लोकेशन ध्यान रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में निर्मित संरचनात्मक बेसिन, ये इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए, संरचनात्मक बेसिन का मतलब यही होता है कि जब पृथ्वी कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई तो कई प्राकृतिक संरचनाएं अपने आप ही निर्मित हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये वही संरचना है जिसका निर्माण अपने आप ही हुआ है पृथ्वी की उथल पुथल से। तो आपने लिखा कि संरचनात्मक बेसिन से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि यह नदी उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण नदी है। महानदी जो है उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण नदी है, और इस नदी पर ही हीराकुंड बांध, बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन कीजिएगा, इस नदी पर ही हीराकुंड बांध, कई बार प्रश्न आता है ये कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है और किस राज्य में है। ठीक है, तो महानदी उड़ीसा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, हीराकुंड बांध इसी नदी पे बनाया गया है। उसके बाद मेंशन कीजिएगा, जो यांगची क्यांग नदी पर निर्मित, लिखेंगे जो यांगची क्यांग नदी, जो यांगची क्यांग नदी पर निर्मित थ्री गोर्ज बांध, थ्री गोर्ज बांध के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध जो है यांगची क्यांग नदी पर निर्मित थ्री गोर्ज बांध के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यानी विश्व का सबसे बड़ा बांध यांगची क्यांग नदी पे बना है, थ्री गोर्ज बांध। आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि ये यांगची यांग नदी और थ्री गोर्ज बांध ये किस देश में है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये किस देश में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हीराकुंड बांध। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि महानदी से आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, महानदी से आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सियोनथ नदी, हसदो नदी, मान और इब इसके बाएं तट से आके मिलती हैं, जबकि जोंक ओंग और तेल नदी इसके दाएं तट से आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद मेंशन करेंगे, अब देखिए इसको थोड़ा इरेज करें, ठीक है, इनके नाम आप लोग लिख चुके हैं। अब जैसे ही हम लोग इसके आगे मूव होते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ रिवर आप लोग देख पाएंगे, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो जैसे ही महानदी के ऊपर मूव होते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक नदी देख पाएंगे, ब्राह्मी रिवर। ठीक है, ब्राह्मी रिवर के जैसे ही ऊपर मूव कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे बैतरनी रिवर। ठीक है, उसके बाद इसी के ठीक ऊपर स्वर्ण रेखा और हुगली नदी। स्वर्ण रेखा और हुगली नदी तो आप लोग जान ही गए हैं, जो गंगा नदी फरक्का के समीप भागीरथी नदी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और हुगली नदी में
डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी हुगली नदी के नीचे वाला एरिया आप लोग अब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन देखे रहें, ये सीक्वेंस देखे रहें कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी के द्वारा निर्मित, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां 3 नदियों के कारण डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है, जहां 3 नदियों के कारण डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है, जहां 3 नदियों के द्वारा डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक के पॉइंट? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइज़ ये बात हुई असम के मैदान की, जहाँ पे हम लोग महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, इनके बारे में हम लोग जान पाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गोदावरी नदी की। ठीक है, तो हेडलाइन दीजिएगा गोदावरी नदी। हेडिंग दीजिएगा आप लोग गोदावरी नदी। अब इसमें समझे ज़रा, देखिए हमने बात करी भारत में सिंधु नदी तंत्र की, है ना, जिसमें सिंधु और गंगा नदी हम लोगों ने देखी। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, पहला पॉइंट बना के, कि भारत में सिंधु और गंगा नदी के बाद आप मेंशन कीजिएगा, भारत में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद गोदावरी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यानी आपको पता लग गया कि भारत में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी मेंशन कीजिएगा गाइस, सिंधु और गंगा नदी के बाद गोदावरी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला पॉइंट मेंशन किया आप लोगों ने। उसके बाद आप लिखेंगे इसे प्रायद्वीपीय भारत में, इसे प्रायद्वीपीय भारत में वृहद गंगा के नाम से, इसे प्रायद्वीपीय भारत में, यानी गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत में किस नाम से जान रहे हैं? 2 नाम से जान रहे हैं। आप कह सकते हैं वृहद गंगा, है ना, या आप इसको कह सकते हैं दक्षिण की गंगा। वृहद गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से आप इसको संबोधित कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि गोदावरी नदी सिंधु गंगा नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में इसको वृहद गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर यहाँ तक? अब एक बार मैं ज़रा इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से अपडेट करें, फिर मैं आपको नोट करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गोदावरी नदी जो है ये नासिक में एक पठार है, त्र्यंबक का पठार। आप लोगों ने पढ़ा है माउंटेन टॉपिक में। तो त्र्यंबक के पठार से ये नदी निकल रही है। नासिक में एक पठार है, त्र्यंबक का पठार, त्र्यंबक का पठार, जहाँ से ये नदी प्रवाहित हो रही है। अब ये नदी यहाँ से बहते हुए जा रही है और फाइनली अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में गिरा दे रही है। ठीक है, अब त्र्यंबक के पठार से ये गोदावरी नदी निकल रही है, जिसको बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जा रहा है। इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखें आप, कि यह नदी महाराष्ट्र में
यह नदी महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री नाम से आप परिचित हैं, उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलती है। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलती है, जो नासिक के समीप है। फिर मेंशन कीजिएगा, इस पठार से निकलने के बाद यह नदी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन? गोदावरी नदी। क्लियर। नेक्स्ट में मेंशन कीजिएगा कि यह नदी अपने मुहाने पर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। यह नदी अपने मुहाने पर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। मुहाना मतलब जहाँ नदी का समापन हो रहा है, वहाँ पे 2 शाखाओं में ये बढ़ जाती है, जिसमें पूर्वी शाखा गौतमी गोदावरी और पश्चिमी शाखा वशिष्ठ गोदावरी के नाम से जानी जाती है। ये जानी जाती है। क्लियर। देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसी को हम लैंग्वेज दे रहे हैं। उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि इस नदी से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में बाएं तट से आकर महत्वपूर्ण सहायक नदियों में बाएं तट से आकर दूधवा, पूर्णा, पेनगंगा और इसी पेनगंगा नदी से आके मिलती है, जिसको बोलते हैं वर्धा। आप मेंशन कीजिएगा वर्धा नदी आके मिल जाएगी। हालांकि पेनगंगा ही फाइनली आके मिल रही है इससे बाएं तट पे आके, लेकिन इस पेनगंगा से एक तो वर्धा नदी मिल रही है और वेनगंगा मिल रही है, इसी से आके वेनगंगा मिल रही है, वेनगंगा, और इसी पेनगंगा से आके एक नदी और मिल रही है जिसका नाम है प्राणहिता नदी। ठीक है जी। तो आपको पता लगा कि बाएं तट से आपने लिखा इस नदी से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में बाएं तट से आकर दूधवा, पूर्णा, पेनगंगा नदी वर्धा से मिलती है। पेनगंगा नदी वर्धा से मिलती है, वर्धा वेनगंगा से मिलती है, और वेनगंगा नदी को ही कुछ दूरी तक प्राणहिता नदी भी कहते हैं, जो अंततः गोदावरी से आकर बाएं तट पे आके मिल जाती है। क्लियर हुआ ये वाला जाल? दूधवा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ये इसकी बाएं तट पे आके मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब लिखेंगे इसके बाद दंडकारण्य के पठार से आकर मिलने वाली नदियों में इंद्रावती नदी, सुबेरू और सलहेरू, यानी ये इसके बाएं तट से आके मिली, जो कि दंडकारण्य के पठार से आ रही है। ठीक है। इंद्रावती, सुबेरू, सलहेरू, ये दंडकारण्य के पठार से आ रही है, जो कि इसके बाएं तट से आके मिल जाती हैं। ठीक है। अब लिखिएगा कि दाएं तट से देखिए अब आपको लग रहा होगा कि दाएं तट से भी याद करना पड़ेगा, तो एक ही नदी का, परेशान मत होइए। लिखिए दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में मंजरा नदी है। कौन सी नदी है? मंजरा नदी।
दाएं तट से आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी में मंजरा नदी है। उम्मीद कर रहा हूँ सारे पॉइंट आप अक्षरता नोट कर रहे होंगे। और ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी के संबंध में कि गोदावरी नदी उत्तरी सह्याद्री के नासिक त्र्यंबक पठार से फाइनली निकल रही है, जो कि महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और अपने मुहाने पर गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी के रूप में ये वितरित हो जाती है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो बाएं तट से आके मिल रही हैं, दुधवा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, और दंडकारना के पठार से आके जो बाएं तट पे मिल रही हैं, इंद्रावती, शुभ्रा, सुलेहरू, और दाएं तट से एक महत्वपूर्ण नदी मिल रही है जिसका नाम है मंजरा नदी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के पॉइंट गोदावरी नदी के संबंध में आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब हेडिंग दीजिएगा कृष्णा नदी। अब हेडलाइन दीजिएगा कृष्णा नदी। अभी इस रिवर वाले टॉपिक में कोई और टॉपिक मिक्स नहीं कीजिएगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा और आप लोग याद रखने में फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। पहले लोकेशन पे आप लोग फोकस करें कि आखिरकार किस लोकेशन पे कौन सी रिवर है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें आप हेडिंग दें कृष्णा नदी। ठीक है, अब कृष्णा नदी देखिए, इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट बना के कि उत्तरी सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटी, उत्तरी सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटी महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की एक महत्वपूर्ण चोटी है महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटी महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलने के बाद, कृष्णा नदी निकलने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद, और तेलंगाना के बाद अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है जी, तो कितने राज्यों से बह रही है कृष्णा नदी? सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ये क्लियर होना चाहिए कि भाई उत्तरी सह्याद्री में जो महाबलेश्वर, आप लोग परिचित हैं इससे, यहाँ से निकलने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद लिखिएगा कि कृष्णा नदी से आकर मिलने वाली नदियों में, कृष्णा नदी से आकर मिलने वाली नदियों में कोयना एक बहुत छोटी नदी है। कोयना नदी कहाँ मिल रही है, एक बार इसका लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। कोयना नदी एक बहुत छोटी नदी है जो इससे आके मिल रही है और दाएं तट पर आके मिल रही है। कोयना नदी है ना महाराष्ट्र में। उसके बाद आप लिखेंगे लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है। इस नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है कोयना बांध। ये कई बार परीक्षा में पूछा है, कोयना बांध किस राज्य में है? तो भैया महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना बांध। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ज़रा इसके बारे में जान लें। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि जब कोयना बांध बना तो भूकंप आ गया यहाँ पे, जिसके कारण कहीं ना कहीं समस्याएं बनी। तो जितने भी भूवैज्ञानिक थे उन्होंने इस पर विचार करना शुरू किया कि भाई हमने तो इस लोकेशन पे बांध बनाया है कि जहाँ पे भूकंप आने की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन फिर भी भूकंप आया। तो कहीं ना कहीं विचार का विषय रहा, जिसके कारण ये चर्चा में रही, जिसके कारण ये इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाती है कोयना नदी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करें, इसके दाएँ तट पर आपने लिखा दाएं तट से आकर मिलने वाली कोयना नदी है। फिर आप लिखिएगा घाट प्रभा, माल प्रभा। इसके बाएं तट से आके मिल रही हैं घाट प्रभा, माल प्रभा और
तुंगभद्रा। देखिए तुंग और भद्रा अलग नदी हैं, एक नदी है तुंग, एक नदी है तुंग और एक नदी है भद्रा, एक नदी है भद्रा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तब ये कहलाती है तुंगभद्रा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा यानी तुंगभद्रा नदी ये इसके दाएं तट से आके मिल रही हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तुंग और भद्रा आपस में मिलने के बाद तुंगभद्रा नदी कहला रही है, जो इसके दाएं तट से आके मिल रही हैं। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसके बाएं तट से आके मिलने वाली एक नदी है भीमा नदी, एक नदी है भीमा नदी। भीमा नदी के बाद आप लिखेंगे मूसी नदी और मुनेरू नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी। मुनेरू नदी ये इसके बाएं तट से आके मिल रही हैं। तो ये जाल आप लोग कृष्णा नदी के संदर्भ में ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान दें, इसमें मेंशन कीजिएगा, आपने लिख लिया कि बाएं तट से आके मिलने वाली नदियों में भीमा, मूसी और मुनेरू नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मूसी नदी पर हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर अवस्थित हैं। मूसी नदी पर हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिनको जुड़वा शहर की संज्ञा दी जाती है, ये कहाँ पे अवस्थित हैं? जुड़वा शहर। तो आपको ध्यान रखना है मूसी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, अब मेंशन कीजिएगा कि कांचीपुरम से होते हुए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, लिखिएगा कांचीपुरम से होते हुए पलार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कांची नदी से होते हुए पलार नदी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कांची नदी से और कांचीपुरम से होते हुए पलार नदी, आप अपने मैप में जरूर देखिएगा किस लोकेशन पे, वहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। पलार नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। फिर लिखेंगे पेनियार नदी। पेनियार नदी पलार के दक्षिण में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पलार नदी कहीं इसके नीचे है। पेनियार नदी, पेनियार नदी। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कि पेनेरू नदी इसके मुहाने पर नेल्लौर स्थित है। पेनेरू नदी इसके ऊपर है, पेनेरू। आप मेंशन करेंगे कि पेनेरू नदी के मुहाने पर नेल्लौर स्थित है। नेल्लौर जगह का नाम है, नेल्लौर स्थित है। और पेनेरू से कृष्णा नदी के मध्य, पेनेरू से कृष्णा नदी के मध्य नल्ला मलाई पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई पर्वत स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कावेरी नदी, और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के डायग्राम में ड्रॉ करते हुए इसको ज़रूर एक बार ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, और इसको बार बार देखिएगा, रटिएगा नहीं। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कावेरी नदी और जो हमारे दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, और फाइनली जो पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित हो रही हैं, जो अरब सागर में अपना जल गिरा रही हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। कोई भी आप लोगों को डाउट हो गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तो आप ही लोग दीजिएगा। तो सारे पॉइंट को समझते हुए, जैसे जैसे हम लोग, आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम को ही हम लोग लैंग्वेज दे रहे हैं, या लैंग्वेज से ही हम लोग डायग्राम क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप लोग अपने अंदर हैबिट डालें, क्योंकि एक परीक्षा आप लोगों को और देनी होती है प्रीलिम्स के बाद, मेंस की, जहाँ पे आपको लिखने के लिए रहता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।